ऑफ साइंस क्या कहता है बच्चे? इफ वी हैव थ्री वेक्टर्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहले मैं बताऊंगा बच्चे, जब मैं पहले बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं जब आपको हिंदी में ढंग से समझाऊंगा तो ही समझ में आएगा, ध्यान रखना। बट पहले बताऊंगा इनिशियली समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से सुनते जाना। अगर तीन वेक्टर इक्विलिब्रियम में है या उनका नेट रिजल्टेंट 0 है, जैसे मान लो इफ यू हैव थ्री वेक्टर्स, ये वेक्टर फोर्सेस भी हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकते हैं। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इफ यू हैव थ्री वेक्टर्स एंड थ्री वेक्टर आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब उनका रिजल्टेंट 0 है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। मान लो ए के अपोजिट एंगल है अल्फा, बी के अपोजिट एंगल है बीटा और सी के अपोजिट एंगल है गामा। अगर इनका नेट रिजल्टेंट 0 है और इक्विलिब्रियम में है, तो ए बाय साइन अल्फा दिस वेक्टर बाय साइन ऑफ दिस एंगल अपोजिट वाला, बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा, ये बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इफ थ्री वेक्टर्स आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। तो एक बच्चे ये हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। अगर तीन वेक्टर का नेट रिजल्टेंट 0 है तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। अब ये किस तरीके से होता है, कैसे होता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे। चलो बच्चे, इसमें मैं इस बार आप लोगों से काफी यूनिक क्वेश्चन भी दूंगा, मतलब ऑल दो मैं हमेशा ऐसे नहीं देता एक बार, बट अब आज मैं नया क्वेश्चन बना के आपको देता हूं। चलो पहले बेसिक वाला देंगे फिर नया देंगे, ठीक है। बेसिक वाला एक क्वेश्चन था, हमने एक सनी देओल का क्वेश्चन कराया था आपसे। सनी देओल का क्वेश्चन क्या था बच्चे? ये एक रस्सी है, इस पे सनी देओल लटका हुआ है। नशे वशे में नहीं है बच्चे। तो इस स्ट्रिंग की टेंशन है T1, इस स्ट्रिंग की टेंशन है T2, उसका मास है 100 किलो, तो उसका वेट कितना है? 1000 न्यूटन। ठीक है, ये कितना एंगल है? 30। ये कितना एंगल है? 60। और सनी देओल कैसा है? रेस्ट पे। रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम, रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम मतलब कि इस पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। ये इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हुआ? 0। फाइंड T1 T2 बाय दिस मेथड। ट्राई करो बच्चे, हम 5 मिनट का टाइम देते हैं आप लोगों को। देखो बच्चों, अब हम ये क्वेश्चन चालू करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि हमने पहले की क्लासेस में जब वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ाया था तो आपको एक क्वेश्चन दिया था ऐसा ही, ठीक है। बट मैंने कहा कि उस क्वेश्चन को जब रिजोल्यूशन से किया था इस मेथड से करो। इस मेथड में क्या है बच्चे, पहले तो इसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी क्या होता है? एक बॉडी पे लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं उसका डायग्राम होता है, इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या क्या है? ये हो गया T1, ये हो गया T2। अब बात रही एंगल की, ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? ये एंगल कितना होगा? 90। क्योंकि कैसे, इन ये ट्राइंगल है, इसका सम क्या होगा? 180। 30 + 60 + 90 180 हो जाएगा। अब चेक कर लेना बच्चे, 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना होगा बता सकते हो? और ये वाला एंगल कितना होगा? ये कितना है? 1000 न्यूटन। ये हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था। पता बच्चे कैसे एंगल कैसे निकालेंगे? बोलो क्या? एंगल ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये वाला एंगल। पुराने पेज पलटो, थोड़ा सा देखो कैसे निकाल सकते हैं एंगल। ये कंप्लीट एंगल चाहिए ना हमको, ये ऐसे पूरा एंगल तो 360 हो जाएगा। वो तो बच्चे हमको भी पता है। इधर देखो, ये देखो बच्चे, इधर देखो, ये 60 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। और ये कितना है? ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल होता है? 90। 90 + 60 कितना हो जाएगा? 150। और ये वाला एंगल कितना होगा बच्चे? ये कितना है? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 30। और ये कितना हो जाएगा? 90। 30 + 90 क्या हो जाएगा? 120। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास, हम उसको रीअरेंज करेंगे फिगर को। फाइनली हमारे पास ये फिगर ऐसी आ जाएगी। अब ये फिगर तो आ गई, बट कैसे अप्लाई करेंगे? देखो बच्चों, एक बार देख लो, हम आपको लिखने का टाइम दे देंगे। इधर देखो बच्चे, जब भी हम वेक्टर लिखते हैं, जैसे T1 है, T1 के नीचे क्या लिखेंगे? कोई बच्चा बताएगा, मेरी हेल्प करेगा? T1 के नीचे क्या लिखूं मैं? T1 अपॉन साइन क्या? इसके अपोजिट वाला, इसके अपोजिट कितना है?
इसके अपोजिट वाला, इसके अपोजिट कौन सा है 150, इसके अपोजिट वाला साइन कितना 120, इसके अपोजिट वाला। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब बच्चे कहेंगे सर साइन 120 150 की वैल्यू कैसे निकालें? हमने आपको साइन सर्कल सिखाया था भाई, साइन सर्कल सिखाया था, साइन की वैल्यू सिखाई थी कैसे कैसे निकालते हैं 120 150। करो चलो करो चलो। साइन 150 कितना होता है बच्चे? हमने आपको साइन सर्कल सिखाया था बच्चों। साइन सर्कल क्या होता है? ऐसा सा ड्रॉ होता है, यहां से चालू होता है 30 का 30 60 90। मान लो मेरे को नहीं आता, अच्छा मैं भूल गया तो मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ 120 और 150। तो मैंने कहा था कि देखो 30 के गैप पे ड्रॉ करो, जो साइन 30 की वैल्यू होती है और 150 दोनों सेम लेवल पे है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी बच्चे? सेम होती है। साइन 30 कितना हो जाएगा? साइन 30 होते 1/2, साइन 150 भी 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। कोई डाउट? ठीक है, साइन सर्कल सिखाया था बच्चे हमने। फिर साइन 120 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? जो साइन 60 की होती है 120 क्योंकि सेम लेवल पे है, √3/2 प्लस में बच्चे, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है वो प्लस रहेगा। एक बार दोबारा से जाके देखो, ठीक है, देखना, ठीक है, ये हो जाएगा 1000 और साइन 90 क्या होता है 1। अब अगर T1 निकालना है तो क्या करोगे? T2 निकालने क्या करोगे? T1 निकालना है तो इसको इक्वेट करा दो, और T2 निकालना है तो इसको इक्वेट करा दो। तो अगर इसको इक्वेट कराएंगे बच्चे तो क्या होगा? T1/2 इज इक्वल टू 1000 क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? T1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1000 क्या आ जाएगा? 500 न्यूटन। और अगर इसको T2 निकालना है तो इसको इक्वेट करा दो, 500√3 आ जाएगा T2। ये ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 500। मैंने तो वही वाले मेथड से करा था जो पिछली बार करा था। तो हमने तो इस मेथड से खाए बच्चे आपको, उससे क्यों करना है आपको? मेरा तो 500 आ गया था। बच्चों आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है कि एक बॉडी, एक पर्सन है, यहां से चला 10 मीटर, शाबाश बच्चे शाबाश, यहां से 10 मीटर चला, भी यहां से चला, यहां से 10√2 चला, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से देखें अगर ये 10 है, ये 10 है तो 10√2 होगा। और ये बंदा लौट के यहाँ आ गया, ठीक है। ये हमें ट्राइंगल में हमको पता है एंगल 90 है, 45 45, बट आपको प्रूफ करना है कि एंगल क्या है 45 और 45 आपको प्रूफ करना है, मैंने आपको दिया है। तो देखो जी, सबसे पहली बात ये है कि इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसको मैं क्या लेता हूँ, थीटा एंगल। कोई डाउट? अब मैं ना इसको ऐसे फॉर्म में ड्रॉ करना चाहता हूँ। क्या ये ऐसी फॉर्म में अभी, ये ट्राइंगल की मैं ऐसे वेक्टर ऐसी फॉर्म में अभी, तो मैं इसको ऐसे कैसे ड्रॉ करूँ? मैंने आपको बताया कभी भी वेक्टर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं इसको रखता हूँ प्रॉपरली। यहाँ तो ऐसे, यहाँ ऐसे, कैसे रखूँ? ऐसे, इसको ऐसे कर देता हूँ बच्चे। इसको ये ले लिया, कोई दिक्कत? इसको ये लिख लिया, कोई दिक्कत? और इसको ये, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों इस चीज को लेके? वेक्टर को उठा के रखा जा सकता है कहीं से भी कहीं भी, बट उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की जा सकती। ऐसे नहीं कि उठा के एंगल ही चेंज कर दिया, हमने बस उठा के रखा, इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, और ये इसको उठा के यहाँ रख दिया। वेक्टर को, सॉरी बच्चे, हाँ 10√2, सॉरी, वेक्टर को उठा के रखा जा सकता है बट उसकी डायरेक्शन चेंज कभी नहीं की जा सकती है, ठीक है, शर्त ये है। तो हमने इसको ऐसे कर दिया, बट इसमें एंगल्स क्या होंगे? देखो तो एक बात तो है, ये एंगल तो हमें दिख ही रहा है 90 डिग्री है, तो इस बात में कोई शक तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं, ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं कि क्या है, कैसे करें। तो देखो भाई, हमें ये रूल है, ये जैसे कि हमें फॉलो करना है, तो हम भाई करेंगे, सीधी सीधी बात है यहाँ पर भी। तो करें बच्चों, क्या हम फॉलो करें? तो एक को ए मान लें, एक को बी मान लें, एक को सी मान लें। सर दिख रहा है, मतलब सर अभी तो आपने करा है ना। क्या बच्चे? ये एंगल तो आपने करा है ना, ये तो नीचे से नीचे भी जा सकता था। देखो बच्चे, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ वेक्टर को उठा के रखा, बट डायरेक्शन चेंज नहीं किया, एंगल चेंज नहीं किया। देखो ये ऐसा था, ये ऐसे ही रखा है, ऐसा तो नहीं, इसको घुमा तो नहीं दिया मैंने, कहीं और तो नहीं कर दिया, डायरेक्शन तो सेम रखी है ना, डायरेक्शन नहीं चेंज की ना। डायरेक्शन नहीं छेड़ सकते, वेक्टर को उठा के रख सकते हो बट उसकी डायरेक्शन को शिफ्ट नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते। ऐसे यूं है, ये वेक्टर यूं था, इसका इधर डायरेक्शन था, एरो इधर ही रखा है ना मैंने, एरो कोई और चेंज किया क्या मैंने? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, बस ऐसा ऐसा जैसे था वैसे ड्रॉ कर दिया मैंने, कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं की है, सिर्फ उठा के रखा है।
ऐसे नहीं कि वेक्टर को टिल्ट कर दिया हो, वैल्यू चेंज कर दियो, कहीं भी कोई चीज चेंज नहीं की गई है। चलो बच्चे, इसमें से एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, एक को सी मान लेते हैं। तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, ये एंगल वैसे बराबर होंगे, हमें पता है। फिर भी नाम दे देते हैं इसको, एक्स और वाई, कुछ भी नाम दे दो यार, मेरी चॉइस, आपकी चॉइस जो भी है। ठीक है, ए क्या लिखेंगे, ए वाई बोलो, ए कितना है 10√2 बाय साइन 90 इज इक्वल टू क्या लिखूं बच्चे बोलो, बी वाई 10 बाय साइन एक्स, साइन वाई, सॉरी वाई, इसके अपोजिट वाई है। चलो जो मर्जी लिख लो यार, दोनों 10 ही है, 10 बाय साइन एक्स। बोलो बच्चे, कोई डाउट, एनी डाउट? अब क्या करें भाई, एक काम करते हैं बच्चों, हम इन दोनों को इक्वेट करा देते हैं, करा दें इक्वेट। तो भाई क्या होता है बोलो बच्चे, क्या क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ। ये क्या हो जाएगा, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, 10 साइन वाई, 10 कट जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू 1/√2। वाई कितना आ जाएगा बच्चे, वाई क्या आ जाएगा 45, बट एक्चुअली 45 नहीं है क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है, दिख रहा है आपको। तो साइन की वैल्यू अगर हम देखें, ढंग से देखें साइन सर्कल के हिसाब से, ये साइन सर्कल होता है 45 का गैप, 45 90 135, तो जितनी हाइट पे 45 होता है उतनी हाइट पे 135 होता है, मतलब द वैल्यू ऑफ साइन 45 इज इक्वल टू साइन 135। तो ऑब्ट्यूज है, हमें पता है साइन 1/√2 45 होता है, बट ऑब्ट्यूज है तो 135 लिखा जाएगा, दिस एंगल विल बी 135 डिग्री। ठीक है, एक्स भी ऐसे ही आ जाएगा, तो हम एक ही निकाल लें, हम दो फिलहाल हाल फिलहाल नहीं निकाल लें। ठीक है बच्चे, अब यहां तो 135 आ गया, बट ये एंगल कैसे निकाला जाए भाई, हम तो इस एंगल की बात कर रहे हैं। देखो तो चक्कर क्या है बच्चे, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो आप एक बार ढंग से देखो, ये बच्चे ये है, जैसे मान लो ये है, ये एक वेक्टर है, देख रहे हो ये वाला एक वेक्टर है, ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, ये नीचे जा रहा है, मतलब ये मान के चलो ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। कोई डाउट बच्चे? कुछ नहीं बच्चे, अब ये बस समझो, चलो नहीं समझ में आया एक बार देख लो, ये वाली लाइन है ऐसी हो गई, ये वाली लाइन है ऐसी हो गई, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा रहेगा। ठीक है यार, इसको आगे कंटिन्यू कर दिया, खींच दिया, ये खींच दी, ये लाइन थी ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये थीटा हो गया। तो बेसिकली देखो अच्छे, हमें ये एक वेक्टर ये रहा ना, ये ऊपर वाला, और ये वेक्टर नीचे वाला, ये तो रहा, ये एंगल थीटा है, हमको ये चाहिए। ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना आया हमारे पास, अभी आपने देखा, ये कितना देखा, वाई यही तो आया 135, ये 135 है, आया नहीं आया, ये कितना होगा, क्या यूज करोगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या कहता है, कहता है कि अगर स्ट्रेट लाइन हो तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा सम, तो 135 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल 45 डायरेक्ट नहीं आएगा बच्चे, एंगल ये वाला जो एंगल आएगा ऑब्ट्यूज आएगा, उससे 45 आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया नहीं बच्चे, डायरेक्ट 45 नहीं लिख सकते थे, y को डायरेक्ट 45 नहीं लिख सकते थे, कारण क्या है, y ऑब्ट्यूज एंगल है, कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज। तो बच्चों अब हम ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में, कि हमको मैथमेटिकल एल्जेब्रिकल कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। एग्जाम्पल, पहला हम लॉ यहां पे डिस्कस करते हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी मैं इसकी डेफिनेशन बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एग्जामिनेशन में इसकी डेफिनेशन आती है, एग्जामिनेशन में इसका यूज नहीं आता है, तो डेफिनेशन तो आप वैसे भी रट्टा मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इसका लॉजिक क्या है, ये शायद कभी यूज ना आए, बट आप लॉजिक समझना, क्योंकि लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो वैसे भी रट्टा मार लोगे बच्चे, कोई
कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चे होता क्या है, ये ग्राफिकल मेथड है। एक बॉडी पे मान लो 10 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि देखो बच्चे 2 लग रहे हैं तो नेट फोर्स 10 नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, कुछ और होगा, क्योंकि 10 इधर लग रहा है और 10 इधर लग रहा है। वेक्टर्स के केस में डायरेक्टली वेक्टर ऐड नहीं होते हैं, ऐसे नहीं कि 10 10 20 हो जाए। एंगल पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एंगल। सेम डायरेक्शन में होता तो 20 हो जाते, अपोजिट होता तो 0 हो जाते, ना सेम है ना अपोजिट है तो कुछ भी हो सकता है रिजल्ट। कैसे निकाले? विदाउट कैलकुलेशन, ग्राफिकल मेथड है हमारे पास, ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे। ग्राफ में क्या होता है, हमें ग्राफ में पेंसिल मिलेगा, स्केल मिलेगा, मान लो पेंसिल है, स्केल है, पेपर है, डी है हमारे पास, ठीक है, ये सब है हमारे पास। तो हमने क्या किया बच्चे, जैसे मान लो एंगल ऐसे 45 दे रखा है, लेटेस्ट कुछ भी दे रखा है हमें, तो हमने क्या किया, एक स्केल ले लिया। अगर ये 10 न्यूटन है तो हमने मान लिया कि 1 न्यूटन 1 मीटर के बराबरी का है, समझे बच्चे। और 10 न्यूटन की जगह कितनी की लाइन खींच दी, मीटर नहीं सर, सॉरी सेंटीमीटर ले लो, 10 मीटर की लाइन तो समझ में आ रहा है क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। हेयर 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 न्यूटन। 10 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 न्यूटन। स्केल अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे मान लो मैं 1 न्यूटन को 2 सेंटीमीटर के बराबर ले सकता हूँ, जो भी ले सकता हूँ, मैंने ले लिया, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये वाला फोर्स हो गया, ये प्रॉपर तरीके से। अब ये इस फोर्स की बारी आई, इस फोर्स को ड्रॉ करना है, बट शर्त है इन दोनों में कितना एंगल होना चाहिए, 45। अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में जब दूसरा फोर्स ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनना, जब दूसरा फोर्स या दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये वाले मेथड में इसका हेड है तो वो इसके टेल के साथ ड्रॉ करते हैं आगे कंटिन्यूएशन में। इस वजह से यहां पर दोनों की टेल टच कर रही है, बट हमें नहीं, इसका हेड के साथ इसके टेल को कंटिन्यू रखना है। अब बच्चे कहते हैं सर वेक्टर कैसे उठा के रख दिया, वेक्टर उठा के रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, एंगल नहीं चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा ही ड्रॉ कर लिया जाएगा, समझ रहे बच्चे। एंगल सेम रखा जाएगा बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। तो ये 45 पे था तो हमने डी ली, 45 डिग्री लिया, यहां से नापा, और 10 न्यूटन है तो 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये 10 न्यूटन हो गया और ये भी 10 न्यूटन हो गया। बेशक हेड टू टेल ज्वाइन किया, कैसे, हेड, एक का हेड और दूसरे की टेल, हेड टू टेल। ये हमेशा होता है नहीं, ये किस में होता है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का रूल है कि ट्राइंगल बनाते हैं, बट ट्राइंगल बनाना होता है पूरा का पूरा, और ये दो लेते हैं, हेड टू टेल लेते हैं। अब बची हुई क्या हुई बच्ची, ये साइड बची, तो पेन लिया स्केल और क्या किया, स्केल लेंगे, क्या करेंगे, इसको यहां से यहां ज्वाइन कर देंगे, कर दिए ज्वाइन। जैसे मान लो बच्चे 2 वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट इसके कहीं बीच में होगा, ऐसा रिजल्टेंट बीच में होगा। इसमें क्या होता है बच्चे, दो फोर्सेस हमने ड्रॉ कर दिए, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड के बराबर होगा, क्या होगा, थर्ड साइड। मान लो थर्ड साइड हमने ड्रॉ कर दी, स्केल से खींच दी, मान लो इसकी लेंथ आ गई, आगे मान लो ऐसे ही मैं ले रहा हूं बच्चे, मान लो 16.2 आ गई मीटर। इसका क्या मतलब बता सकते हो, नेट फोर्स कितना हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। देखो बच्चे, जैसे मान लो हमने ज्वाइन किया, इसकी लेंथ 16.2 आई, तो आपको पता है कि 16.2 सेंटीमीटर, 16.2 सेंटीमीटर आ गई, मान लो ये ज्वाइन किया, तो हमको पता है कि यहां एक्चुअली क्या होता है, 2 फोर्सेस हमने ड्रॉ किए, जो तीसरी साइड होती है ट्राइंगल की वो रिजल्टेंट देती है, क्या देती है, रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का नेट सम। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 16.2 है, और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 न्यूटन के, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या हुआ है, ये 16.2 न्यूटन। मैं लेटेस्ट टेक कह रहा हूं बच्चे, इसको सच में मत मानना है, ऐसे मैंने मान लिया। तो इसका मतलब ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो कितना आया, 16.2 न्यूटन। क्या इसमें मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, क्या अलजेब्रा लगाई, कुछ नहीं लगाया। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे मिल जाएगा रिजल्टेंट, भाई होता है तभी तो सिखाया जा रहा है कि जो तीसरी साइड होती है वो आपको क्या देती है, रिजल्टेंट देती है, सच में देती है बच्चे। अब आप कहोगे सर चेक कर लें, इसे अलजेब्रिकल मेथड से चेक कर सकते हो आप चाहो तो, अगर आपको शक हो तो। अलजेब्रिकल मेथड मतलब कि फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। बट इसका एग्जामिनेशन में क्या यूज है, एग्जामिनेशन में बच्चे हमको ऐसा कुछ करने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारे
सीबीएसई के करिकुलम में ऐसा कुछ है नहीं जो इम्प्लीमेंटिव बेसिस पे हो, तो हमको सिर्फ क्या याद करना होता है, डेफिनेशन रटनी होती है, वो एग्जामिनेशन में जाके लिख देनी होती है। तो डेफिनेशन हम रटेंगे, एग्जामिनेशन में लिख देंगे, बट करने का तरीका हमको आना चाहिए। समझे कि ये ग्राफिकल मेथड है, तो इसको पूरा किस पे किया जाता है, पेंसिल, स्केल और डी की हेल्प से किया जाता है। रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का एंगल भी निकालना है तो रिजल्टेंट का एंगल भी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट है ये वाला, इन दोनों का नेट देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट दिख रहा है, ये यही तो है ये, और ये कुछ एंगल पे लग रहा होगा, ये बस ये हो गया, तो ये आ जाता है। बट हमें तो पेंसिल स्केल वाले कोई क्वेश्चन आते नहीं एग्जामिनेशन में, तो हमको डेफिनेशन रटनी होती है। इन केस ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वी हैव टू रिप्रेजेंट टू वेक्टर एज साइड ऑफ ट्राइंगल। हम दो वेक्टर्स को साइड ऑफ ट्राइंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड थर्ड साइड गिव्स रिजल्टेंट, तीसरी साइड क्या देती है, रिजल्टेंट। बट वी हैव टू कनेक्ट दिस टू वेक्टर्स, हेड ऑफ वन वेक्टर टू टेल ऑफ अनदर वेक्टर, मतलब पूरा मेंशन करना होता है। एक बार मैं बच्चे डेफिनेशन हमारे नोट्स जो मैंने ऑनलाइन डाले हैं उससे मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये हमारे नोट्स हैं जो कि मेरे हाथ में अभी ऑनलाइन वाले, आपके हाथ में आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास तक, पक्का पक्का। आज काउंटिंग कर लेते हैं बच्चों की। It states that if two vectors acting on a particle at the same time are represented in the magnitude and direction of two sides of triangle taken in order, head of one vector to tail of another vector, the resultant gives the third side of triangle। बस ऐसा मतलब प्रॉपर डेफिनेशन है, याद कर लेते हैं, इसे कहते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो क्या सिर्फ ग्राफिकल में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं बच्चों, एक आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं आपको ना पैरेललोग्राम थोड़ा सा सिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, पॉलीगन थोड़े ढंग से सिखाऊंगा, क्योंकि ट्राइंगल से काम चल जाता है, पैरेललोग्राम का इतना यूज़ नहीं पड़ता है, वो सेम ही होता है ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। पॉलीगन लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलो बच्चे देखते हैं, थोड़ा सा समझ में आ गया बच्चे कैसे करना होता है। बट ये इसमें ग्राफिकल है, मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती है कुछ भी, सीधे सीधे क्या लेना है, पेंसिल स्केल से सब ड्रॉ करके निकालना है। पॉलीगन लॉ क्या कहता है, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में बच्चे हेड और टेल रूल नहीं होता है, सेम होता है। देखो इधर देखो, अभी हमने क्वेश्चन दिया था ना आपको 10 न्यूटन वाला, सेम होता है, बट हेड टू टेल रूल यूज नहीं होता है। फिर क्या होता है बताते हैं अभी आपको। देखो बच्चे इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने आपको दिया 10 न्यूटन, ये क्या दिया था 10 न्यूटन, ये क्या दिया था 45। इसमें क्या होता है, ट्राइंगल नहीं पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होता है। पैरेललोग्राम मतलब 4 साइड का होता है। ये 10 न्यूटन का है तो उसकी जगह 10 सेंटीमीटर की एक साइड ड्रॉ कर दी। इसमें बता रहा हूँ बच्चे हेड टू टेल रूल नहीं होता, टेल टू टेल। ये हो गया, ये 10 न्यूटन का है तो क्या किया हमने 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी। अब क्या किया, इसके पैरेलल में उठा के सेम ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी और इसके पैरेलल में उठा के सेम ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, क्या बना बच्चे, इसे क्या कहेंगे पैरेललोग्राम। अब इसका डायगोनल बना लो, ये वाला मीन, ये डायगोनल रिजल्टेंट देगा। डायगोनल क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। बट ये सारा का सारा किससे बनेगा, पेंसिल और स्केल से और डी से। एंगल, क्योंकि एंगल ये जो 45 लेंगे डी से बनेगा। इसमें हेड टेल रूल नहीं होता है, इसमें सीधे सीधे ऐसे ही बना देते हैं यूं, ये इसके पैरेलल में एक लाइन खींच दी, इसके पैरेलल में पैरेललोग्राम बना दिया और ये डायगोनल रिजल्टेंट देगा। तो मैं तो देखो, अगर मेरे को कोई कहे तो मैं ट्राइंगल लॉ यूज करूंगा, क्योंकि पैरेललोग्राम क्यों यूज करूंगा, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम सेम ही चीज है, दो वेक्टर को एक साथ सॉल्व कर पाता है, बस ये भी और वो भी। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थोड़ी यूनिक होती है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है बच्चे, अगर हमें एक बार में 2 से ज्यादा वेक्टर्स दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं, 2 से ज्यादा वेक्टर, थर्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है, जैसे मान लो एक बॉडी पे मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन का लग रहा है यहाँ, 20 न्यूटन का लग रहा है यहाँ, 25 न्यूटन का लग रहा है यहाँ, 50 न्यूटन का यहाँ लग रहा है ऐसे, और एंगल दे रखे हैं सबके। तो एक एक वेक्टर को एक एक साइड की फॉर्म में ड्रॉ करना चालू करूंगा। मान लो मैंने स्केल ले लिया, 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर, तो इसके लिए क्या यूज कर ली मैंने 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहां पर भी हेड टू टेल रूल यूज होता है, हेड और टेल, मतलब दूसरा वेक्टर जब ड्रॉ करोगे वो एक के हेड के साथ मैच होगी। एक ये ड्रॉ हो गया, अब इसको ले लूंगा मैं, इसको ड्रॉ करूंगा एंगल पे लेके। बट ये ध्यान रखना क्या, कैसे, ये जो एंगल है ऐसे मान लो थीटा है, तो ये एंगल थीटा लेके, बट ये करना नहीं है, बता रहा हूँ बच्चे कई बार कहेंगे सर करना है, कुछ नहीं करना है यार, आता ही नहीं है,
सीखना है, बस नॉलेज होनी चाहिए। ये 10 न्यूटन है तो 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ये 25 न्यूटन है, इसके आगे कनेक्ट करते जाना है, चेन बनाते जाने, 25 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ये ऐसा आ रहा है और कहीं भी उठा के किसी वेक्टर को रख सकते हैं। बच्चे कहते हैं सर कहीं भी रख दें, कहीं रखो यार, इसको उठा के यहाँ रख दिया, बट हेड टू टेल ज्वाइन करना है। कैसे करना है? हेड टू टेल, बस रूल ही होना चाहिए। कर दिया, ऐसे आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जैसे मान लो ये फिगर ऐसे टूटी फूटी बनी और पूरा पॉलीगन पूरा नहीं हो। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब कई सारी, गन मतलब साइड्स, कई सारी साइड्स वाला। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब हो सकता है कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कंप्लीट ना हो, जैसे इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट है तो ये जो बचा हुआ है, जैसे ये बचा हुआ है, इसमें क्या करना है? वैसे पूरे ट्रायंगल में हमने हेड टेल रूल यूज किया है, हेड और टेल, बट जो बची हुई साइड है उसमें टेल और हेड ज्वाइन करना। ये रिजल्टेंट है, क्या है? मतलब ये बच गया, पूरे को ड्रॉ कर दिया, ये खाली रह गया, ये रिजल्टेंट है। इसका ऐसे यहां लग रहा है रिजल्टेंट, ध्यान रखना। और रिजल्टेंट जब हमेशा ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल में, ट्राइंगल लॉ में या पॉलीगन में, वो हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं करता है, वो हेड टू हेड और टेल टू टेल ज्वाइन किया जाता है। देखो रिजल्टेंट है, टेल का टेल के साथ और हेड का हेड के साथ। चाहे ट्राइंगल लॉ की बात कर लो, ट्राइंगल लॉ देखो, ये है हमारा, ये है, ये रिजल्टेंट है, टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ, ठीक है, ट्राइंगल और पॉलीगन में, ठीक है अच्छे। तो ये रिजल्टेंट हुआ। अब इसको मान लो ये आ गया 30 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 न्यूटन के। तो रिजल्टेंट कितना हुआ? 30 न्यूटन। अब मान लो कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर मान लो सर सारी साइड कंप्लीट हो जाए, पूरा ये एंड हो जाए, पॉलीगन कंप्लीट हो जाए अपने आप ही, हमने ड्रॉ किया, करते गए करते गए करते गए करते गए, और पॉलीगन पूरा का पूरा क्या हुआ? कवर हो गया, यहां तक टच कर गया। टच कर गया तो इसका मतलब सब का रिजल्टेंट क्या है? 0 है, क्योंकि सब पूरा कंप्लीट पॉलीगन हो गया, मतलब सब फाइनली जहां से चले और वहीं पे आ गए। तो मतलब ये जो सारे फोर्सेस हैं, ये जो भी वेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे नेट रिजल्टेंट क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं। अगर पॉलीगन कंप्लीट हो, लिख लो, कहीं लिखा नहीं मिलेगा आमतौर पे, कहीं छोटी सी लिखा होगा, कहीं कहीं अगर लिखा होगा तो। एंट्रेंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर पॉलीगन कंप्लीट हो तो रिजल्टेंट 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एंट्रेंस का। हाँ, नेट रिजल्टेंट।